हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग से बहुत बहुत नमस्कार। विपिन, अंकित, दिनेश शर्मा, शेखर यादव, शिवम झा, विजय चौहान, अरिजीत साहू, रानू कुमार, अमित कुमार, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। जो भी आप ग्रीटिंग पसंद करते हैं वो मेरी तरफ से आप सभी के पास पहुंचे। और आज की हम क्लास का रंगारंग कार्यक्रम करते हैं शुरू। आई होप कि सभी क्लास स्टार्ट हो गई होगी। मोहित कुशवाहा फ्रॉम मोतिहारी, राहुल निषाद, सुनील, शेखर यादव, लक्की, मृत ताऊ, पता नहीं क्या लिखा था, पढ़ नहीं पाए हम। चलो यहाँ देखो। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, कल की क्लास में मैंने आपको जाते समय बताया था कि स्नेल्स लॉ जो है ये हमने क्या पढ़ा है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू एन टू अपॉन एन वन, है ना। या हम इस स्पीड की फॉर्म में लिख सकते हैं वी वन अपॉन वी टू, या वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। आज इस फॉर्मूले से हम कुछ क्वेश्चन क्लास के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो सर झांसी फेस्टिवल आ जाओ घूमने। झांसी फेस्टिवल्स, भाई झांसी बहुत दूर है यार। एक बार गया था मैं, हालत खराब हो गई थी। एक बार हम चले गए झांसी, अभी लास्ट ईयर की बात है, फरवरी की। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू। आप लोग शायद, जिन बच्चों को पता है, ये जुड़े हुए होंगे फेसबुक वगैरह पर, है ना। विष्णु जाट जी, थैंक यू सर। ये सफी बेस्ट सफिशिएंट है ऑल रेलवे एग्जाम, ग्रेड 1 को छोड़कर ग्रेड 3 आरपीएफ, है ना, एएलपी वगैरह दे रहे हैं आप, कल को ग्रुप डी देंगे, एनटीपीसी देंगे, सबके लिए सफिशिएंट है। आपको थोड़ा सा इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 में फिजिक्स वाले सारे टॉपिक तो कवर हो जाएंगे, इंजीनियरिंग वाले आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। बेसिक फिजिक्स वाले सारे मैं आपको डिटेल में करा दूंगा। चले आगे बढ़े हम। तो झांसी गए भाई, मैं गाड़ी चला चला के बोर हो गया, और पता चला कि अब तो आगरा ही पहुंचे 300 किलोमीटर। उसका 600 650 किलोमीटर है दिल्ली से। वो तो अच्छा, हम 2 लोग थे चलाने वाले, बहुत दूर है भाई। जहां से जाना तो सीधे पकड़ो अपना बेहतरीन सी ट्रेन, सोते हुए जाओ। गाड़ी चला के जाना तो मूर्खता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अब यहाँ चलते हैं। अब आज का हम क्लास करते हैं शुरू। पहले एक बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम इसके अंदर लेवल उठाएंगे। तो सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम तक जाती है। आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण r है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा। तो ray of light goes from a medium of refractive index n1 to a medium of refractive index n2. The angle of incidence is I and the angle of refraction is r. Then sin I upon sin r is equal to। तो देखो क्या कहना चाह रहा है हमारे से। ये बेटा हमारी जो लाइट जा रही है वो n1 मीडियम, n1 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से n2 की तरफ जा रही है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये कह रहा है हमारे से अगर आपतन कोण बेटा क्या होता है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। अगर आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो, मान लो कि डेंसर मीडियम में जा रही है, ऐसा मैंने मान लिया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण आर हो, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा। आपको पता है भैया साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है। अगर पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे का n2 है, तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है n2 अपॉन n1, यानी कि डी करेक्ट आंसर। नहीं तो आसान है। यानी यहां तो उसने सीधा सीधा आपसे इस स्नेल का नियम पूछ लिया, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 अपॉन n1। और याद रखना ये n2 अपॉन n1 तभी है अगर पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो और दूसरे का n2 हो। वो पेपर में गेम खेल सकता है आपके साथ। वो ये कह सकता है कि लाइट यहां से एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, और वो पेपर में अगर ये कह दे ना कि पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और दूसरे का n1 है, अगर उसने ऐसा कुछ गेम खेल दिया तो फिर हमारा आंसर होगा साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू, तो दूसरे मीडियम का हम ऊपर लिखते हैं, फिर हमारा आंसर n1 अपॉन n2 हो जाएगा। अगर वो पेपर में बोल दे कि पहले मीडियम का n2 है दूसरे का n1 है, तो जो आपने रट्टा मार रखा है ना ये स्नेल का नियम,
साइन आई अपॉन साइन आर इजगल टू N2 अपॉन N1। ये फॉर्म कब सही है? अगर पहले मीडियम का N1 हो और दूसरे मीडियम का N2 हो, तो दूसरे वाले मीडियम का ऊपर लिखते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और पहले वाले का नीचे। भाई चाय वाय नहीं पिला रहे आकाश, क्या चक्कर है लड़कों का? किसने? मैंने कौन सी रिकॉर्डिंग कर दी थी? स्ट्रीमिंग भी देखो, रिकॉर्डिंग कर दी थी। हैं? बट वो तो सिर्फ प्राइवेट उसमें चल रहा है ना, प्राइवेट से दिख रहा था सही का, ये इससे प्राइवेट चल रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक। अच्छा यहाँ गलती से बटन, एक काम भी ढंग का नहीं हो रहा हमारे से, हैं? तो बच्चों हमारे कुछ ज्यादा खास फर्क है नहीं। ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, हम क्लास नहीं चला पा रहे ढंग से। चलो अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये करो। एक क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर एक कांच की प्लेट से टकराती है और यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हो तो कांच का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आराम से पढ़ो इसे। मधेर जी धन्यवाद, थैंक यू। विष्णु जाट क्या कह रहा आकाश? कह रहा आकाश जी को बर्थडे पार्टी नहीं दी इसलिए नाराज हो गए। देखो यहां देखना बेटा, ये हमारे पास में एक कांच की प्लेट है, ग्लास की प्लेट। कह रहा है कि इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण आके टकराई 60 डिग्री के एंगल पे। तो नॉर्मल ले लो, अभिलंब। तो बेटा प्रकाश की किरण 60 डिग्री के एंगल पे आके टकरा रही है। प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर एक कांच की प्लेट से टकराती है यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हों। देखो परावर्तित किरण तो ये है, ये चली गई इसी तरफ, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है परावर्तित किरण। और ये बेटा लाइट हमारी कहां से कहां जा रही है? ये एयर से जा रही है ग्लास में। तो ग्लास आपको पता है कि सघन माध्यम है, तो इसमें लाइट अंदर की तरफ को मुड़ जाएगी। ये हमारा क्या बन गया? ये रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित किरण। ये कह रहा है कि दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो आपसे कह रहा है कि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बताइए। देखो बेटा एक प्रकाश की जो किरण आई, इसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ अपवर्तित हो गया, दूसरे मीडियम में चला गया। कह रहा है कि जो परावर्तित किरण है और जो ये अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में अगर कोण 90 डिग्री का हो तो इस कांच का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो बेटा देखो सबसे पहला पे समझो कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अगर प्रकाश परावर्तित होगा, तो बेटा जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो यहां पे एक बात समझेंगे बड़े ध्यान से कि रिफ्लेक्शन का नियम लगेगा। और रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है कि लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा? 60 ही बनेगा। दूसरा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये एक लाइन देखो, डॉटेड लाइन देखो, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो 90 और 60 कितना हो गया? 150। और एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उनका सम तो 180 होता है। यानी अगर ये 60 है, ये 90 है, तो 100% कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इस बात को सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कि हम सभी जानते हैं कि एक ही लाइन पर जो एंगल बनते हैं, एक ही लाइन पर जो एंगल बनते हैं, यहां देखना बेटा, अगर ये एंगल हमारा ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना बनेगा? 180। तो ऐसे यहां पे देखना, इस डॉटेड लाइन को देखो, यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल है, 90 है, तो कितना बन गया? 150। तो कितना बनेगा हमारे पास? 30। तो टोटल 180 हो जाएगा। बस अब मेरा काम हो गया, आई की वैल्यू पता, मुझे आर की पता है। तो जब भी बेटा लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्शन का नियम लगाते हैं, और जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। तो आई की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, सॉरी आई की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, आई 60 है, आर की वैल्यू हमने 30 निकाल ली। N2 क्या है बेटा? पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N1, दूसरे का होता है N2। तो N2 किसका? ग्लास का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। N1 है एयर का, एयर का न्यूमेरिकल में ले लेते हैं 1। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 30 की होती है 1/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कट गया, तो N2 की वैल्यू आ गई √3, यानी कि जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 आ जाएगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। ठीक। दूसरी चीज,
अब इस क्वेश्चन को हम आगे से थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे पेपर में। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। एक बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप आगे से पेपर में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश की किरण किसी सरफेस पर टकराई, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हो गया रिफ्रैक्ट, कुछ परावर्तित हो गया, कुछ अपवर्तित, अगर कभी पेपर में आ जाए कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये लाइन आपको दिख जाए, जैसे आपने दिखा नहीं कि परावर्तित और अपवर्तित एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत का मतलब होता है कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना। तो अगर कभी भी एक क्वेश्चन बने पेपर में कि परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आप सीधे क्या करना, लाइट जिस सरफेस पे आके टकराई है ना, जैसे कांच की प्लेट पर टकराई है, तो आप उसका सीधे सीधे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में अगर एन बोल दूं तो फॉर्मूला होता है एन इजकल टू 10i। बस इतने से बात बन जाएगी। यानी कि आप जिस सरफेस पर लाइट आकर टकराएगी उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सीधे निकाल देना, एन इजकल टू 10i। बेटा यहाँ पे आई का मतलब है लाइट किस एंगल पर टकराई है, 60 डिग्री पे, और 10 की वैल्यू आप सभी को पता है √3 होती है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो सीधा आपको आ जाएगा √3। तो लेकिन ये जो फॉर्मूला है एन इजकल टू 10i, एन क्या रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तो जिस सरफेस पर लाइट आकर टकराए और वो सरफेस जिस पर टकराने के बाद में परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, ये एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर बने, तो उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हम सीधे निकाल सकते हैं एन इजकल टू 10i से। तो आई की वैल्यू 60 है तो 10 60 होता है √3, तो सीधा ही आपका आंसर आ गया। आप उससे भी कर सकते हैं। भैया निशांत भारद्वाज हर 2 मिनट में क्यों आके खून पी रहे हो हमारे क्लास में तुम हैं? इसके लिए ना क्या फलाने के लिए ना बात हो चुकी है क्लास में, टाइम से आया करो। चलती क्लास में अगर अगली बार कमेंट दिखाना है ऐसा फालतू बकवास वाला, क्लास से कराऊंगा ब्लॉक। यहाँ पे इतना सीरियस बात बता रहे कि कैसे इस क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तुम्हारा अलग ही कमेंट बॉक्स भरे बैठे हो तुम, क्लास में टाइम से आओगे नहीं, ये बात हो चुकी है क्लास में सारी। एक बार आ गया मूर्ख क्लास में, कुछ ना कुछ जो बताया जा रहा है उसका आंसर नहीं बताएंगे, बस इसके लिए ना फेंका फलाने के लिए ना फेंका, ये अपना टाइम पास करेंगे क्लास में आके। अब यहां पे एक बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे बार बार, कि अगर पेपर में आपको ये वाली लैंग्वेज दिख जाए कि प्रकाश से कुछ किरण परावर्तित हुई रिफ्लेक्ट हुई और कुछ हुई रिफ्लेक्ट अपवर्तित, और ये कह दे कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जिस सरफेस पर टकराने के बाद में परावर्तित और अपवर्तित के बीच का कोण 90 डिग्री बने, तो उसका अपवर्तनांक आप कैसे निकालेंगे, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं एन से, तो उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सीधा आएगा एन इजकल टू 10i। और यहाँ पे आई का मतलब है कि प्रकाश की किरण कितने एंगल पर टकरा रही है, नॉर्मल से, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो एक तरीका तो ये है, एक मैंने आपको उसका डिटेल वाला तरीका बता ही दिया है। दूसरी चीज, एक भी बच्चे ने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर ये बताओ कि जब यहाँ पे प्रकाश की जो किरण आकर टकरा रही है, प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर एक कांच की प्लेट से टकराती है, तो आपको कैसे पता चला कि जो प्रकाश की जो किरण है ये कांच की प्लेट पर टकरा रही है 60 डिग्री के एंगल पे? तो हो सकता है कि 60 डिग्री का एंगल ये वाला दे रखा हो उसने पेपर में, कि जो प्रकाश की किरण हो कांच की प्लेट के साथ में हो सकता है कि 60 डिग्री का एंगल बना रही हो। आपको कैसे पता चला कि 60 डिग्री का जो एंगल है प्रकाश की जो किरण है वो नॉर्मल अभिलंब के साथ ही बना रही है? अगर वो यहाँ पर उसने क्लियर नहीं कर रखा, या तो वो ऐसा लिखता है कि प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण बनाता है कांच की प्लेट के साथ में, उसकी सतह के साथ में। अब यहाँ पर उसने कहा कि कांच की प्लेट से 60 डिग्री के कोण पर टकराती है, तो 60 डिग्री कोण पर नॉर्मल से भी बना सकती है, इस भी बना सकती है। तो मुझे पता था कि जब भी ये दोनों परपेंडिकुलर लंबवत होंगे तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 10i। अगर मैं मान लेता कि प्रकाश की किरण जो है ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आई की वैल्यू होती है 30, तो 10 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। तो 1/√3 किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, यानी एक्चुअल में यहाँ पे जो 60 डिग्री का एंगल दे रखा है वो यही दे रखा है कि जो प्रकाश की किरण नॉर्मल अभिलंब से बना रही है ये दे रखा है 60 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है कि जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो सीधे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकल के आता है 10i से। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 60 डिग्री है तो 10 60 होता है √3, वो ऑप्शन में मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे उसने ऐसा हमें कुछ क्लियर दे नहीं रखा कि अभिलंब के साथ में 60 डिग्री का कोण बन रहा है या कांच की सतह के साथ में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर क्लियर ना दे रखा हो तो फिर मैं यही मान के चलूंगा कि वो एंगल नॉर्मल अभिलंब के साथ में बन रहा है, यानी कि वो आई की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है। अगर वो ये बोल देता पेपर में कि प्रकाश की किरण कांच की सतह के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बेटा फिर तो आई मेरा 30 डिग्री होता, तो फिर मेरा आंसर आता एन इजकल टू 10 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3, फिर उसके हिसाब से आपको ऑप्शन भी मिलता। अरे आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? अब यहां पर मैंने इनके पास और भी क्वेश्चन भेजे थे, मैंने इसके पास
बाकी बच्चे तब तक ये क्वेश्चन करो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना। अरे क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? देखो, एक बेटा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक प्रकाश की जो किरण है, ये आपतित किरण जो है, ध्यान समझेंगे, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये प्रकाश की जो किरण है यहाँ पे बेटा ये 45 डिग्री के एंगल पर टकरा रही है, और यहाँ पे जो अंदर एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। ये रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है। तो आपसे पूछ रहा है पेपर में, अगर प्रकाश की किरण एयर से किसी मीडियम में, किसी माध्यम में जा रही है, एयर से किसी मीडियम में जा रही है, तो आपको इस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसका अपवर्तनांक बताना है। तो आपको क्या बताना है? माध्यम का अपवर्तनांक, फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश की किरण एयर से किसी माध्यम में जा रही है, और जिस माध्यम में जा रही है उसका आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, उसका अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। और आपको पता है कि बेटा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल दे रखा है, यानी कि सीधे आई की वैल्यू दे रखी है आपको 45, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, तो जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है यानी कि सीधे आपको आर की वैल्यू दे रखी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऐसा हो पेपर में कि जब भी लाइट आपको एक से दूसरे मीडियम में जाती हुई दिखे, तो बस सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए कि लाइट ने मीडियम चेंज किया, यानी कि 101% इस स्नेल का नियम लगेगा ही लगेगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1 लगना ही लगना है। तो इसे अप्लाई करके आंसर निकाल लो, जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी, है ना। हाँ, अगर यहाँ पे लाइट ऐसा होता कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रही होती, परावर्तित भी कर रही होती, और उस परावर्तित और अपवर्तित के बीच का 90 डिग्री एंगल होता, तो फिर तो हम इस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सीधे निकाल लेते। tan आई से आई की वैल्यू 45 पुट करते तो 1/√2 आ जाता, फिर तो हम कर लेते। पर यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं दे रखा उसने, बस यहाँ पे केवल ये दे रखा है आपको डायग्राम, और उससे आपसे पूछा कि मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो आई की वैल्यू सीधे सीधे दे रखी है 45 डिग्री, आर की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 30 डिग्री, N2 होता है दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो दूसरा मीडियम जो है उसका निकालना है। पहला एयर का न्यूमेरिकल में लेते हैं 1, तो 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 30 की होती है 1/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, N2 आ गया, √2 से 2 को कट करेंगे तो √2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो जिस बच्चे का √2 आंसर आया उसका एकदम बिल्कुल बढ़िया आंसर है, जैसे कि मधीर, शेखर यादव, संतोष, रवि कुमार, इनके मुझे लास्ट में कुछ कमेंट दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये आपसे बेटा वो √2 की वैल्यू भी लिख सकता है 1.414, ये भी लिखा मिल सकता है। तो जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो है, पहले मैं चाहूंगा इनमें से कौन से वाला कर रहे हैं आप, ये करो, ये करना। सर मीडियम सघन से विरल होता तब, तो जिसका देते एक का किसी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स देता, दूसरे का पूछ लेता। ये बच्चा कह रहा है अगर मीडियम सघन से विरल होता, चलो इसकी भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं हम। देखो, मान लो एक पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर मान लो कि लाइट जो है किसी मीडियम से एयर में लाइट जा रही है ना, किसी मीडियम से लाइट जा रही है एयर में, अरे क्या हो गया, किसी मीडियम से बेटा लाइट जा रही है एयर में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एंगल है 30 डिग्री का और ये एंगल है 45 डिग्री, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण है, ठीक। तो आपको यहां से क्या करना है, इस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना है। फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, माध्यम का अपवर्तनांक
ज्ञात कीजिए। फाइंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। फाइंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देखो भाई, फिर से लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है। जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करे तो बिना सोचे समझे आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस स्नेल का नियम लगेगा, साइन आई इजकल टू साइन आर इजकल टू एन टू अपॉन एन वन। तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। आर की दे रखी है 45। पहला मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N1, दूसरे का होता है N2। ठीक, तो दूसरा मीडियम क्या है, एयर। एयर का हमें पता है 1 है, पहले मीडियम का निकालना है। तो साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ये ऊपर पहुंच जाएगा 1/N1। ठीक है, तो n√2 N1 की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, तो N1 हो जाएगा 2/√2। गलत कर दिया गया हमने, नहीं सही है। तो सोल्व करेंगे, यहां से फिर से √2 आ गया क्योंकि वैल्यू मैंने सेम ली ना इस बार भी। ठीक है, √2। तो देखो एयर का आपको पता है बेटा, एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। और मेरी लाइट यहाँ पे दूर हट रही है, दूर हट रही है भाई, ये 30 है 45। अगर लाइट दूर हट रही है यानी कि पहले वाला सघन माध्यम रहा होगा, यानी इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आना चाहिए, और √2 1 से ज्यादा ही तो आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। 1/√2 लिखने वाले का बिल्कुल गलत है भाई। एक चीज बताओ, अगर आपको तो ऑप्शन भी हटाना नहीं आ रहा, आप यहाँ पे एक चीज देखो, लाइट जो है एक से दूसरे मीडियम में जा रही है और लाइट नॉर्मल से दूर हट रही है भाई, 45 डिग्री एंगल यहाँ 30 है। अगर लाइट नॉर्मल से दूर हट रही है यानी कि लाइट जा रही होगी सघन माध्यम से विरल, यानी कि डेंसर मीडियम है, रेयर है। तो अगर ये सघन माध्यम है तो इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से ज्यादा आना चाहिए। तो जो बच्चा यहाँ पे 1/√2 लिख रहा है, तो आप एक बात समझो, ये 1.414 है ये, तो जब आप इसे भाग करोगे यहाँ पे तो वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, तो ये सघन माध्यम कहां पे हुआ है, तो गलत हो गया, तो बिल्कुल गलत हो गया ये। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि देखो इस वाले केस में लाइट बेटा आपके नॉर्मल के नजदीक आ रही थी, यानी कि लाइट आपकी जा रही थी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, डेंसर में। तो डेंसर मीडियम में जाने का मतलब यह है कि अगर एयर का 1 है तो इस मीडियम का 1 से ज्यादा आना चाहिए, तो 1 से ज्यादा ही आया। अब यहां पे लाइट दूर हट रही है, लाइट क्या हट रही है बेटा यहाँ पे, दूर। तो यानी कि मान लो कि ये सघन है, ये विरल है, तो ये विरल है तो सघन जो है इसका 1 से ज्यादा आना चाहिए, 1 से ज्यादा ही आया है। वो वैल्यू इसलिए सेम आ जा रही है आपकी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है ना, दोनों बार 30 और 45 ही ले लिया, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं चलो क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू ले ली ना, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि एंगल मैंने लिया 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल लिया 60 डिग्री, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ये जो अपवर्तित किरण है ये जा रही है इसी मीडियम से एयर में, तो आपको इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। फाइंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये करो, क्योंकि इस बार समझना भाई, समझ में आ जाएगा। ठीक है, करना ट्राई सब बच्चे से।
अब देखो, सबसे पहले हमें एक चीज देखना, ये भाई हमारे पास नॉर्मल है, अभिलंब है बेटा। यहाँ पे आपको जो इंसिडेंट रे जो है ना, ये सरफेस से बना रही है 60 डिग्री का एंगल। तो अब यहाँ पे एक बात समझना बड़े ध्यान से, तो ये नॉर्मल के साथ में एंगल बनेगा 30 डिग्री, क्योंकि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती है ना, वो होता है ना आई। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो 30 डिग्री की है, और आर की वैल्यू कितनी है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बना रखा है, तो ये तो सही दे रखा है उसने। और हमें पता है कि जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, अपना माध्यम चेंज करेगी, ठीक है, तो हमारे पास में क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 लगाएंगे। भाई जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, है ना, तो हमारे पास लगेगा स्नेल नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, आर की वैल्यू बेटा कितनी है 60, N1 पहला मीडियम, N2 दूसरा। तो दूसरा मीडियम है एयर, एयर का तो हमें पता 1 होता है, N1 निकालना है। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 60 की होती है √3/2, 1 अपॉन N1, ये 2 से 2 कट गया, तो N1 की वैल्यू आ गई √3। बहुत सारे बच्चों का आया भी है, सही है, 1.732 आंसर आ जाएगा, यानी कि √3। अच्छा, दूसरा एक बात और समझना आप यहाँ पे, कि अगर ये लाइट नॉर्मल से अभिलंब से दूर हट रही है, यानी कि लाइट सघन से विरल माध्यम में जा रही होगी, अगर इसका एयर का 1 है तो इस मीडियम का 1 से ज्यादा आना चाहिए, और 1 से ज्यादा ही वैल्यू आई है ना। तो जिन बच्चों का आंसर आया उनका बिल्कुल ठीक है। तो जिसका √3 आया उसका एकदम बिल्कुल ठीक आंसर है। बाकी ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे कर लिए हैं, आई होप कि अब आप समझने लग गए होंगे कि जैसे ही आपको लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती हुई दिखे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये आपको लगाना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि भैया ये आई और आर आपको सही दे भी रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं। हमें देखना है कि इंसिडेंट रे ने अगर नॉर्मल के साथ में एंगल बनाया, वो एंगल होता है आई। यहाँ पे इंसिडेंट रे सरफेस के साथ में एंगल बना रही है, वो आई नहीं है, ये तो 60 है, तो आई की वैल्यू कितनी बनेगी 30 डिग्री। दूसरा हमें पता है कि जो आर है इसकी वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास में सीधी दे रखी है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही आर दे रखा है, तो सोल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन आपको दे रहा था मैं पहले, ये आपको करना है इसे। सब बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करो इसे। सुमित कुमार यादव का सबसे पहला आंसर आया मेरे पास। देखो इसने क्या लिखा है कि ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5640 एंगस्ट्रॉम, 5640 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का हरा प्रकाश एक एयर ग्लास इंटरफेस पर आपतित होता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। देखो यहां बड़े ध्यान समझना बात को, ये हमारे पास में इधर बेटा एयर है, एयर, ये है ग्लास। तो कह रहा है कि 5640 तरंग दैर्घ्य का हरा प्रकाश एक एयर ग्लास इंटरफेस पर आपतित होता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। देखो ये बेटा मेरे पास जो जहां से लाइट चलेगी, पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम। तो पहले मीडियम का अपवर्तनांक N1, दूसरे का हम लेते हैं N2। पहले मीडियम में वेवलेंथ λ1, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ कितनी λ2, ठीक। अब मुझे बताओ, जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्नेल का नियम तो लगेगा ही लगेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। लेकिन उसने क्या कर रखा है कि उसने हमें एयर में वेवलेंथ दे रखी है कि जो हवा में तरंग दैर्घ्य 5640 है और कांच में आपको तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो वेवलेंथ की फॉर्म में मैंने आपको स्नेल का नियम क्या पढ़ाया था, λ1 अपॉन λ2। यानी अब एक काम करो आप, ये N2 अपॉन N1 को λ1 अपॉन λ2 के बराबर रख लो,
तो n2 अपॉन n1 किसके बराबर आया, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 के बराबर। बाकी सब में सोल्व कर लेंगे वो। यहाँ देखो ये बेटा हमारे पास में जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता 1 होता है, कांच का उसने दे रखा 1, दूसरा मीडियम क्या है कांच, कांच का दे रखा कितना 1.5। तो n2 की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं इसे, n2 की वैल्यू है 1.5, n1 की है 1, लैम्डा 1 क्या है, एयर में वेवलेंथ कितनी 5640 एंगस्ट्रॉम, और आपको ग्लास में बतानी है कितनी होगी। तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 5640 बटे 1.5 एंगस्ट्रॉम। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी, पॉइंट से 0 लिखा देते हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 0 को जैसे बन रहा 3 6 3 3 9, 3 7 21, 3 6 18, 3760 एंगस्ट्रॉम बन रहा है कुछ ऐसे, यानी कि जो वेवलेंथ होगी 3760 बनेगी। तो इनमें से कोई सा भी नहीं, यानी कि डी आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। जिनका डी आया उनका एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक बात ध्यान समझो, जब भी पेपर में आपसे वो कह रहा है कि एक मीडियम में आपको उसने बेटा वेवलेंथ दे रखी है, वो कह रहा है कि प्रकाश जो हरा प्रकाश है वो एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में। तो अब आपको पता है कि लाइट जहां से चलेगी वो हमारे लिए पहला मीडियम, जहां पहुंचेगी वो दूसरा मीडियम। तो पहले मीडियम में वेवलेंथ दे रखी है 5640 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे मीडियम में वेवलेंथ क्या बनेगी वो आपसे पूछ रहा है कि कांच में तरंग दैर्घ्य क्या आएगी बताओ। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या हो गया भाई, अच्छा एयर जो है भाई हमें पता है सभी को कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम न्यूमेरिकल में लेते हैं 1, और ग्लास का 1.5 दे रखा है, तो आपने कर लिया सोल्यूशन। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? भाई अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन और देखना यहाँ पे, अगर मैं आपसे कह दूं कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ध्यान समझेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई लाइट जो है, अगर आपसे कहा जाए कि लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, मैंने कहा कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और एयर में जो वेवलेंथ है अगर वो 4000 एंगस्ट्रॉम हो, तो बताओ कि कांच में वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य क्या होगी। ठीक, सबसे पहले सर इसमें सी की वैल्यू यूज क्यों नहीं हुई है, सी की वैल्यू की कहां पे जरूरत पड़ेगी भाई हमें? अरे स्नेल का नियम हमने क्या पढ़ाया आपको कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है n2 अपॉन n1, और ये मैंने आपको बताया था कि आप बेटा n2 अपॉन n1 का रेशियो ले रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि साइन आई अपॉन साइन आर को अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखोगे तो n2 अपॉन n1 आएगा, लेकिन वेवलेंथ की फॉर्म में लिखोगे तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आएगा। क्यों आएगा, इसकी वजह भी आपको बताई थी, शायद आपने क्लास पूरी नहीं ले रखी है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू सी बाई वी। तो सी तो बेटा क्या है, सी तो कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो फिक्स है, यानी कि n और v आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर आपने n2 लिखा है ऊपर, तो मैंने कहा था कि v2 आएगा नीचे, और अगर आपने जैसे मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ पे n2 अपॉन n1 निकालना चाह रहे हैं, n2 अपॉन n1, तो मैंने बोला था कि अगर n2 ऊपर है तो v2 नीचे आएगा, n1 नीचे है तो v1 आएगा ऊपर, यानी कि n2 अपॉन n1 को आप v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं, और v इक्वल टू होता है f लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं मीडियम चेंज करने से, तो f और लैम्डा एक ही लाइन में है, तो जो v1 अपॉन v2 का रेशियो आएगा वही लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो आएगा। ये सारा कुछ बता रखा है आपको। तो स्नेल का नियम जो है साइन आई अपॉन साइन आर होता है n2 अपॉन n1, इसी n2 अपॉन n1 को आप v1 अपॉन v2 भी लिख सकते हो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी। अब यहां देखो दूसरा जो मीडियम है ग्लास, उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, एयर का 1 हमें पता ही है, और लैम्डा 1 दे रखा है 5640, और लैम्डा 2 निकालना था। सेम ये चीज यहां पर भी है। अच्छा दूसरा एक बात समझना, कई बार हो सकता है कि आपको सोल्व करने की जरूरत पड़े ही ना। आप एक बार समझो, लाइट आपकी जा रही है बेटा एयर से डेंसर मीडियम में, हवा से जा रही है कांच में। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है। भाई डेंसर मीडियम सघन माध्यम का मतलब यह है कि जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा है वो सघन माध्यम है, उसमें स्पीड हो जाती है कम। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो v इक्वल टू एफ लैम्डा से अगर स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, तो उसकी वेवलेंथ भी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति तो बदलती नहीं है। यानी कि जब लाइट मेरी एयर से ग्लास में जाएगी तो यहां पर उसकी जो वेवलेंथ आएगी, जो तरंग दैर्घ्य आएगी, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम आनी चाहिए, 4000 से कम। तो हम 4 ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन 4000 से कम होगा वो हमारा ठीक है। भाई एक बात समझो, मैंने कहा कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई, अगर लाइट डेंसर मीडियम में गई, सघन माध्यम में गई, तो डेंसर मीडियम का मतलब होता है जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा हो। तो इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होगा, वो हमारा डेंसर मीडियम सघन माध्यम बनेगा।
और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड होती है कम, और आपको पता है कि भाई v इक्वल टू एफ लैम्डा है, भाई v इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्डा। तो अगर लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर दूसरा मीडियम जो है अगर वो सघन माध्यम हो, तो सघन माध्यम में लाइट की स्पीड कम होती है तो उसकी वेवलेंथ भी तो कम आएगी, यानी कि मेरा आंसर 4000 से कम आना चाहिए। तो बाकी आप यहां पे देख लो भाई, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करे तो सीधे आप स्नेल का नियम लगाओ, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 अपॉन n1। लेकिन हमें चाहिए एक मीडियम में वेवलेंथ दे रखी है, दूसरा में निकालना है, तो n2 अपॉन n1 को ही हम लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आई आर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस n2 अपॉन n1 को किसके बराबर रख देंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर रख देंगे। तो n2 कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 यानी कि 1.5, n1 दे रखा एयर का 1, लैम्डा 1 कितना है 4000, और लैम्डा 2 आपको निकालना है, ये 4000 एंगस्ट्रोम है, तो फाइनल आंसर भी एंगस्ट्रोम में ही आएगा। तो लैम्डा 2 कितना है 4000 बटे 1.5 एंगस्ट्रोम। इसे आप सोल्व कर लेना, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ गया, 5 दूनी 10, 5 10 5 15, 3 से करेंगे तो 3 गुम 3, 3 6 3 3 9, 1333.33 आएगा। तो इसे सोल्व करेंगे आप कितना आएगा 2666.66 कुछ करके आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई अभी ये? अगर आपको एक मीडियम में लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ निकालनी है, और आप सभी ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है, यानी कि वेवलेंथ बदलेगी। अब आप ये देखो कि अगर एयर में वेवलेंथ 4000 है, तो इस ग्लास में 4000 से कम वाले ऑप्शन पर टिक लगाऊं कि ज्यादा वाले पर? 4000 पर तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ तो बदलती है। तो हमें पता है कि जब भी लाइट भाई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो सघन माध्यम का मतलब होता है कि जहां पर लाइट की स्पीड कम हो जाए। अगर सघन माध्यम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी डेंसर में, तो उसकी वेवलेंथ भी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बदलती ही नहीं है। तो यहां पर आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो जैसे ये जो मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, कि जब एक रंग का प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थ में जाता है, इसके विपरीत प्रकाश पुंज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं बदलती है? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जिसका एक ही रंग हो, एक ही रंग का प्रकाश हो, तो प्रकाश निर्वात से मेटेरियल में जाए या मेटेरियल से निर्वात में जाए, तो हमें पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं बदलती है, उसकी वेवलेंथ अभी हमने देखा बदल जाती है। पिछले वाले क्वेश्चन हमने चेक किया कितनी आई, यहाँ पे थी 5640 और वहां पे सोल्व किया तो 3760 ही आई, तो यानी कि उसकी वेवलेंथ बदलेगी, इंटेंसिटी बदल जाती है। मैंने बताया था सारी की सारी लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत परावर्तित भी होती है, इंटेंसिटी बदलती है, और वेग तो बदलेगा ही, सघन माध्यम में कम हो जाएगा, विरल में ज्यादा, तो सब कुछ बदल जाएगा ये। अब आपको क्वेश्चन करना है ये वाला, करो ये, सब बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखना है पर ध्यान से, इसने क्या लिखा हमारे से, काय की 4 मिलीमीटर मोटाई और 1.5 अपवर्तनांक की कांच की खिड़की से सूर्य के प्रकाश को गुजरने में लगने वाला समय। तो हमारे पास में एक 4 मिलीमीटर मोटे कांच की एक 4 मिलीमीटर मोटाई और 1.5 अपवर्तक सूचना की कांच की खिड़की से सूर्य के प्रकाश को गुजरने में कितना समय लगेगा। बेटा हमारे पास में जो कांच की जो खिड़की है ना, इसकी जो मोटाई दे रखी है 4 मिलीमीटर की, ये तो कह रहा है कि इसे सूर्य के प्रकाश को गुजरने में कितना समय लगेगा। तो मान लो कि सूर्य का प्रकाश जा रहा है, तो सूर्य के प्रकाश को यहां से एंट्री करी और यहां तक निकला, तो इसे कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो दूरी कितनी तय करनी है सूर्य के प्रकाश को, आप कहेंगे सर दूरी तय करनी है 4 मिलीमीटर की, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं हम,
तो दूरी 4 मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ तो इतनी मीटर की दूरी तय करनी। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हमेशा हम एसआई यूनिट यूज करेंगे, तो दूरी की यूनिट होती है मीटर, तो इतनी दूरी तय करनी है। अब यहां पर देखो समस्या क्या है कि आप सभी को पता है कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है, दूरी होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला पढ़ा हो ना सभी ने कि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, दूरी होती है चाल गुणा समय। तो समय कैसे निकाल सकते हैं हम, दूरी को स्पीड से भाग कर दो। अब मुझे लाइट की स्पीड चाहिए, लेकिन भाई आप यहाँ पे लाइट की जो स्पीड चाहिए, लाइट को किससे पास करना है, कांच से पास करना है, तो आपको लाइट की स्पीड कांच में ही पता होनी चाहिए। लाइट की स्पीड आप 3 × 10⁸ मत यूज कर लेना, वो तो लाइट की स्पीड वैक्यूम निर्वात के अंदर है। यहाँ पे मुझे लाइट की स्पीड, लाइट को पास करना है कांच की खिड़की से, तो कांच के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी मुझे चाहिए। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड होती है C/n। तो C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और लाइट कहां से पास करी, कांच की खिड़की से, और इस कांच की खिड़की का अपवर्तनांक 1.5 आपको दे रखा है उसने। तो सोल्व करेंगे, 1.5 से भाग करेंगे तो 2 आ गया, यानी स्पीड आ गई 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड की। तो मेरे पास में जो खिड़की पास करनी है उसकी लंबाई भी पता चल गई, और इसमें लाइट की स्पीड पता चल गई 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला वहां पे लिखा ही है। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 4 × 10⁻³ मीटर की, और ये कितना है, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो 2 दूनी 4 हो गया, कि 10⁸ जगह ऊपर हो गया माइनस का, तो 2 × 10⁻⁻11 सेकंड आंसर आ जाएगा आप सभी का। और आई होप कि आपका आ भी गया होगा। 2 × 10⁻11, तो 0.2 लिखा है, अच्छा लास्ट ऑप्शन में लिखा है 2 × 10⁻11। तो जिनका डी आंसर आया बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ समझे भाई, कितने बच्चे क्वेश्चन कर पाए बताना एक बार। हेलो जैक, हेलो 1 2 3, हेलो। अरे भाई आपके कमेंट आने हो गए थे बंद, लेकिन अरे कमेंट का क्या हुआ, और वो भी हट गया, वो माइक वाला ऑन है कि नहीं है वो वाला भी तो लगा देकर सामने। दिक्कत ये ना, पता नहीं चल रहा भैया। हाँ मैंने बंद कर दिया। क्लियर है, अब आगे कमेंट। मैं क्या हूं, क्यों, रजनीश पांडे, क्लियर हो गया, ओके। चलो भाई समझ रहे हो ना बात को। भाई आपको एक प्रकाश के द्वारा इस कांच की प्लेट को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आपको प्रकाश की चाल इसी कांच की प्लेट के अंदर तो निकालनी पड़ेगी। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने का मैंने फॉर्मूला क्लास में डिस्कस कर रखा आप लोगों के साथ में कई बार। दूसरा, ये जो कांच की प्लेट है इसकी जो लंबाई है वो 4 मिलीमीटर की है, तो मैंने बता दिया कि मीटर में बदल लेंगे। आपने प्रकाश की चाल इस कांच की प्लेट के अंदर निकाल ली, तो समय आप निकाल सकते हैं दूरी बटे चाल से, तो हो गया ये। वो सारे बच्चे बी बता रहे हैं, इसका आंसर बी नहीं है, डी वालों को सही है। एक ही करना, पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ही है ये। ये करो।
देखो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम सब आ रहा है। देखो इसने क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। देखो एक मीडियम में लाइट की स्पीड आपको दे दी है, तो मीडियम में लाइट की स्पीड। देखो जिस बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन है, सोचो कि पीछे के सारे क्वेश्चन दिमाग से निकाल दो। अभी मान लो कि आज हम पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन हुए नहीं हुए सब करते हैं साइड में, है ना। तो उसने क्या लिखा है कि लाइट की स्पीड किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। तो आपको पता है कि बेटे किसी भी माध्यम में प्रकाश के वेग को हम लिखते हैं v से, निर्वात में अगर होगा तो c से लिखेंगे, और माध्यम में होगा तो v से लिखेंगे। तो कितना है 12 1 2 3 4 1 2 3 4 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपको पता भाई स्पीड को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इस हम किलोमीटर का मीटर बनाने के लिए 3 पावर और आ जाएंगी, क्योंकि किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो ये बन गया, तो 1 2 3 4 3 7, तो ये मेरे पास हो गया 1.2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल मेरे पास में आ गई। कह रहे यदि वायु में प्रकाश का वेग जो है, वायु में निर्वात में प्रकाश के वेग को लिखते हैं हम c से, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा माध्यम का अपवर्तनांक बताइए, तो n पूछ रहा है। तो क्या समस्या भाई इसमें, सबका आंसर एकदम से आ जाना चाहिए इसका। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है, c बाई वी। c की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर 8 और v की वैल्यू है 1.2 गुणा 10 की पावर 8। ये कट गया, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ गया, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2.5। तो लगभग लगभग पूरी क्लास का 2.5 आंसर आ रखा है इस क्वेश्चन का। तो जिनका 2.5 आया उनका बिल्कुल ठीक है। स्नेहा सरकार, सरोज, जोनी, रानू, लक्की, बी कुंदू। एक अभी कुछ देर पहले एक बच्चा जो है, तब से मेरा पढ़ाने का मन भी नहीं कर रहा है, एक बच्चा आके अब शब्द उल्टे सीधे बोल रहा था, कोई राहुल नाम का बच्चा। तो मुझे लगा कि पता नहीं घर वाले कैसे बच्चों को क्या बड़ा करते हैं, क्या क्या शिक्षा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब सोचो ना, एक हमारे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे कैंटीन में एक लाइन लिखी थी जो मुझे बड़ा, मतलब होता ना कोई बात आपके दिमाग में रह जाती है। तो उसमें लिखा था कि आपके आचार विचार आपको ही नहीं, आपके खानदान को भी प्रदर्शित करते हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, आदमी ने उनके खानदान का भी आइडिया लगाना शुरू कर देता है कि वो कैसे परिवार से होंगे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी अब शब्द उल्टा सीधा लिख रहे हैं कमेंट में। तो भाई आप कि जब कल को नौकरी भी लग जाए ना, और आप किसी दूसरे शहर में जाओ, आप देखो खुद एक आइडेंटिटी नहीं है। आप किसी दूसरे शहर में जाओगे, अगर आप कुछ गलत काम करोगे, लोग पता क्या सोचेंगे, भाई उस शहर के तो लोग ही ऐसे होते होंगे, उस राज्य के तो लोग ही ऐसे हैं। लोग कहते हैं थोड़ी देर में कि दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, बिहार कैसे होते हैं, यूपी कैसे होते हैं, हरियाणा कैसे होते हैं। यानी जब आप अकेले नहीं हो, आपकी एक आइडेंटिटी जो है आपके स्टेट को, आपके खानदान को, आपके परिवार को, आपके शहर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, मुझे कई बार लगता है कि उनके ऊपर कि घर वालों की कितनी गंदी परवरिश रही होगी। मतलब बस बच्चे पैदा कर दिए, उन्हें मतलब ही नहीं है वो क्या समाज में क्या किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख आता है कई बार क्लास में। अब लगता है पता नहीं भाई क्या बोले ऐसे बच्चों को, ऐसे घर वाले ऐसे बच्चे। बड़े कॉम्बिनेशन चल रहा है, घर में गाली गलौज करते होंगे, बाप माँ को गाली दे रहा है, माँ बाप को दे रही है, ये चलता होगा। एक एक करना भाई यहाँ पे क्वेश्चन। इसमें कहा उसने यदि लैम्डा और लैम्डा एम क्रमशः मुक्त स्थान का मतलब होता है बेटा निर्वात। ये मुक्त स्थान का मतलब होता है, फ्री स्पेस का मतलब होता है निर्वात। ये थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक उन्होंने गूगल ट्रांसलेशन मार दिया। फ्री स्पेस इंग्लिश में शब्द यूज होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं निर्वात। तो लैम्डा और लैम्डा क्रमशः निर्वात और माध्यम में तरंग धैर्य है। माध्यम का अपवर्तक सूचकांक म्यू है। देखो मैंने कहा था कि आपको भाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के लिए एन का भी यूज करते हैं और म्यू का भी, तो उसने म्यू का यूज किया पेपर में, द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका मान क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, करने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल रहने दो, अरे न्यूमेरिकल भाई अभी जब तक क्लियर नहीं होंगे कैसे रहने दे न्यूमेरिकल। सुनील कुमार ये साइंस स्पेशल ले रहा है भाई, आपने कोई एसएससी का बैच थोड़े ना लिया है कि न्यूमेरिकल ना कराएं। साइंस स्पेशल इसमें नहीं न्यूमेरिकल होंगे फिर कहां पढ़ोगे न्यूमेरिकल। ये कह रहा है देखो, यदि लैम्डा और लैम्डा एम क्रमशः निर्वात और माध्यम में तरंग धैर्य है, माध्यम का अपवर्तनांक अगर म्यू है, तो इस म्यू का मान क्या होगा। देखो ये बेटा हमारे पास में, थोड़ा ध्यान समझना, ये वैक्यूम है, निर्वात है, मुक्त स्थान जिसे लिख रहा है हिंदी में वो, और ये क्या है कोई माध्यम है मीडियम। तो कह रहा हमारे से भाई ये वैक्यूम जो है पहला मीडियम और ये दूसरा है। ये कह रहा है कि
अब यहाँ पे एक बार समझना बात को, मैंने आपको बार बार क्या बताया कि जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए, जैसे यहाँ पे वैक्यूम से किसी माध्यम में लाइट जा रही है, तो जहां से लाइट चलेगी वो हमारा पहला मीडियम होगा। तो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 से लिखेंगे, दूसरे को लिखेंगे N2 से। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता ही है, वैक्यूम का और एयर का होता है 1, और यहाँ पे मीडियम का दे रखा है म्यू। पहले मीडियम में जो वेवलेंथ है वो दे रखी है लैम्डा मुक्त स्थान में, और इसमें वेवलेंथ दे रखी है कितनी आपको, लैम्डा m के बराबर। तो इस म्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, N2 अपॉन N1 के बराबर। वेवलेंथ की बात करेगा तो N2 अपॉन N1 को लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर आप लिख सकते हैं। अब यहां पर आ जाओ सब बच्चे, यहां पर तो N2 अपॉन N1 इजकल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। आप आगे से सीधा ये भी रट्टा मार सकते हैं कि जब भी आपसे पेपर में एक मीडियम में वेवलेंथ दी हो और दूसरे मीडियम में वेवलेंथ पूछ रहा हो, एक माध्यम में तरंग धैर्य है, दूसरे में अगर वो पूछ रहा हो, तो आपको सीधा याद कर लेना, यानी फॉर्मूला लगेगा N2 अपॉन N1 इजकल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। N2 क्या होता है, दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, पहला है मुक्त स्थान फ्री स्पेस, तो उसका 1 होता है। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, और इसकी कितनी है, लैम्डा m। तो हमारे से क्या पूछा उसने, म्यू की वैल्यू पूछी है, तो म्यू क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा अपॉन लैम्डा m के बराबर आ गया। यानी आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन। सी ज्यादातर का एक आध बच्चे का बी भी आया है, ठीक है। तो लैम्डा और लैम्डा m क्रमशः, देखो बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से भाई, जब भी पेपर में आपसे कहे कि भाई एक माध्यम में वेवलेंथ दे दी, तो फ्री स्पेस में मुक्त स्थान में उसने दी है वेवलेंथ लैम्डा, और माध्यम में दूसरा माध्यम में दी है लैम्डा m। एक मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा है, दूसरे में लैम्डा m है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा तो भी पता है कि 1 होता है, और मीडियम का कह रहा है कि म्यू हो। तो जब भी आपसे बेटा एक माध्यम में वेवलेंथ दे रखी हो और दूसरे में दे रखी हो, तो सीधे इस फॉर्मूले पे आ जाना, N2 अपॉन N1 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 पर। तो N2 कितना है, म्यू, N1 क्या, वैक्यूम का 1, लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा ही दे रखी है फ्री स्पेस में, और मीडियम में दे रखी है लैम्डा m, तो म्यू आ गया लैम्डा अपॉन लैम्डा m के बराबर। ठीक है, धीरे धीरे होंगे क्वेश्चन, कोई नहीं, इस वीडियो को एक बार और दोबारा देखोगे ना, और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। कई बार जैसे पहली बार जो बच्चे कर रहे होंगे ना, हो सकता है कि पहली बार में उतनी क्लियरिटी ना आए, इसे आराम आराम से देखोगे फिर आ जाएगी। ठीक है, करना ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है, बस ये केवल चेक करने के लिए कि कहीं आप भूल तो नहीं गए हो। इसने लिखा है वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो मैंने बोला था भाई जिसका भी पूछे रिफ्रैक्टिव पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक, तो आपसे पूछ रहा कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो मैंने बोला था कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे उसका ऊपर लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष जिसके संबंध में पूछेगा उसका लिखेंगे नीचे। तो उसने आपको ग्लास का कांच का दे रखा है 3/2 और वाटर का दे रखा है 4/3। 3 पहुंच गया ऊपर तो 9/8 आ गया, तो 9/8 आ गया, 9/8। ठीक है, अच्छा बेटा यही चीज जो मैंने यहां पे लिखी है कि कांच का अपवर्तनांक जल के संबंध में बताइए। कांच का अपवर्तनांक जल के संबंध में, तो उसे एक लिखने का सिंबल भी होता है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा, ग्लास का, जिसका पूछ रहा है उसका लिखेंगे पीछे, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है ना उसे यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ऐसे। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं कि अगर मेरे से कभी कह दे पेपर में कि भाई आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है पानी के रेस्पेक्ट में, तो डायमंड का बताना है तो डायमंड यहां लिखते हैं, और किसके संबंध में बताना है, पानी के, तो इसे यहां पे लिख देते हैं। ये नोटेशन होती है लिखने की। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है वाटर के संबंध में, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। और सोल्व कैसे करते हैं, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे उसे ऊपर लिखते हैं, जिसके संबंध में पूछे उसे लिखते हैं नीचे। तो सोल्व करते समय ऐसे लिखेंगे, अगर इसका नोटेशन लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये देखना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश किरणों के रिवर्सिबिलिटी का पालन करते हैं। बेटा यहाँ पे देखना, पहला ऑप्शन देखो ये सही है हमारा। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 1n2 इंटू 2n1। तो भी मैंने बताया आपको कि भाई जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, जैसे यहाँ पे अभी मैंने कहा था ना, इस चीज को मैंने ऐसे लिखा था ना कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, तो जिसका पूछेगा उसे ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसे नीचे। तो इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या,
N2/N1 लिख सकता हूं इस चीज को, और इसे क्या लिख सकता हूं, N1/N2। तो N2 से N2 कट गया, N1 से N1 कट गया, यानी कि 1N2 इंटू 2N1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया ये। दूसरा, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस बात को ऐसे भी समझो, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के सापेक्ष, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे सर ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो ग्लास का होता है 1.5 या 3/2 लिख लो न्यूमेरिकल करते समय, 3/2, और इसका होता है 4/3। तो अभी हमने आपको बताया 9/8, 9/8। तो अगर मैं उल्टा पूछ लूं कि ग्लास का पूछा, इस बार पूछ लूं मैं वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो देखो आप इसका ठीक उल्टा कर सकते हैं। अगर आपको कांच का पता है पानी के सापेक्ष, तो कांच का पानी के सापेक्ष अगर 9/8 है, तो पानी का कांच के सापेक्ष सीधा लिख सकते हैं आप, 8/9 आएगा, 8/9। तो वही चीज यहां पर भी है। इस चीज को अगर आप इसके नीचे लेके जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो अगर इसका 9/8 है तो उसका 8/9 आएगा। तो वही चीज बता रहा है ये भी हमें, ठीक है। तो ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के सापेक्ष अगर आपको पता है 9/8 है, तो इसको उल्टा कर दो, तो ग्लास का वाटर के सापेक्ष 9/8 है, तो वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में 8/9 आएगा, ठीक इसका उल्टा आएगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे मैंने यहां पे लिखा, ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के, तो यहां पे इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि 1 वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो यहां पे 9/8 है, तो इसका आएगा 8/9, तो फिर 9 पर पहुंच जाएगा, फिर से वही 9/8 इधर भी हो जाएगा, 9/8 इधर भी हो जाएगा। आई होप कि शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। चलो इसे काम करते हैं, बस ये वाले पॉइंट को याद रखना कि अगर आपको कांच का जल के सापेक्ष पता है 9/8 है, अगर उल्टा कर देंगे तो पानी का कांच के सापेक्ष बताओ, तो ठीक इसको उल्टा कर देना, 8/9 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और आप चाहो तो ये छोटा सा याद रख सकते हो कि 1N2 इंटू 2N1 होता है 1 के बराबर, ठीक है। ये बीच में अगर कंफ्यूज ना करे आपको तो, ठीक है। इसमें से अब हमारे पास में अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये आपके पेपर में आया हुआ है, रेलवे के लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आपको करना है। मैं थोड़ा सा साफ साफ के सामने लिख देता हूं। ये मीडियम 1 लिखा हुआ है, ये मीडियम 2। हालांकि इसका आंसर जो है कमीशन ने गलत दे रखा था, हो सकता है बाद में चेंज कर दिया हो। ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करने की कोशिश करना। इसने कहा गया कि दो मीडिया को, यानी कि दो माध्यम को अलग करने वाले इंटरफेस पर आपतित प्रकाश की किरण का पथ नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। माध्यम बी के संबंध में माध्यम ए का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको बेटा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू मीडियम बी, माध्यम बी के संबंध में माध्यम ए का अपवर्तनांक। तो बेटा देखो आपको अपवर्तनांक निकालना किसका है, माध्यम ए का। तो मैंने कहा था कि जिसका अपवर्तनांक निकालना हो उसका ऊपर लिखते हैं, और जिसके संबंध में निकालते हैं उसका लिखते हैं नीचे। यानी कि आपको NA/NB की वैल्यू निकालनी है भाई, माध्यम ए का अपवर्तनांक निकालना बी के सापेक्ष, ठीक। और आप सभी को पता है कि जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेटा हमारे पास होता है स्नेल का नियम, sin I/sin R इजकल टू N2/N1। तो यहाँ पे जो बेटा पहला मीडियम क्या है, मीडियम ए, तो इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिख रहा हूं NA, और दूसरा मीडियम जो है वो है मीडियम बी, इसका लिख रहा हूं NB। तो मैं यहाँ पे से लिख सकता हूं ऐसे NB/NA के बराबर, ठीक। तो I की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे यहाँ पे 45 डिग्री, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे उसने क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो जाएगा NB/NA। तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, साइन 30 की 1/2,
तो ये हो गया एन बी अपॉन एन ए के बराबर। और यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो एन बी अपॉन एन ए किसके बराबर आएगा, सोल्व करके आएगा √2। तो उसने पेपर में क्या किया, √2 को आंसर मान लिया, √2 आंसर नहीं आएगा भाई। देखो ये तो हमारे पास एन बी अपॉन एन ए की वैल्यू आई, जबकि हमारे से पूछा क्या उसने, आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना मीडियम ए का। तो जिस माध्यम का पूछता है उसका तो ऊपर लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष पूछता है उसका लिखते हैं नीचे। नहीं, हमें तो एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू चाहिए, जबकि तो एन बी अपॉन एन ए है। इसे अगर मैं क्या करूंगा, सोल्व करके लिखूंगा तो एन ए अपॉन एन बी की जो वैल्यू आएगी वो 1/√2 के बराबर आएगी, 1/√2। और यहाँ पे मेरे पास है 1/√2, कहां पे लिखा, डी, तो डी इसका सही आंसर है। तो जब पहली आंसर की आई थी उसमें उसने सी ऑप्शन लिख रखा था, तो सी गलत है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो जो बच्चे इसका आंसर √2 लिख देंगे वो गलत हो जाएगा। दोबारा समझना क्वेश्चन में क्या कहा, यहां तक तो बड़ा आसान है। देखो ये एंगल आपको साफ साफ दे रखा कि आई की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल है। ये आर दे रखा 30, लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है। आपको पता कि स्नेल का नियम तो लगेगा ही लगेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। पर उसने आपसे पूछा कि आपको अपवर्तनांक बताना माध्यम ए का, और किसके रेस्पेक्ट में, बी के। तो जिस माध्यम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछता है उसका ऊपर लिखते हैं, जिसके सापेक्ष पूछता है उसका नीचे लिखते हैं। यानी कि मुझे यहां पे वैल्यू चाहिए थी एन ए अपॉन एन बी की, क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम ए का पूछा बी के सापेक्ष। तो मैंने क्या बोला आपसे कि स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो पहला मीडियम ए है तो उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने एन ए बोल दिया, दूसरा मीडियम बी है तो उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बोल दिया मैंने एन बी। तो यहां पे हो गया एन बी अपॉन एन ए। जब मैं सोल्व कर रहा था तो मेरे पास एन बी अपॉन एन ए की वैल्यू निकल के आई, ठीक है। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा अगर और दोबारा से लिख देता हूं साफ सा, हो सकता है कि ये थोड़ा मोटा हो गया मार्कर, समझ में ना आ रहा हो आपके, मैं दोबारा लिख देता हूं इस चीज को। साइन आई अपॉन साइन आर होता है n2 अपॉन एन ए के बराबर, तो हो गया एन बी अपॉन एन ए के बराबर, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, एन बी यानी कि दूसरा एन बी अपॉन एन ए, ये कितना है 45, 1/√2, यह 30, 1/2 एन बी अपॉन एन ए। इसे कट करेंगे तो एन बी अपॉन एन ए की जो वैल्यू आएगी वो √2 के बराबर आएगी। पलट के लिख देंगे एन ए अपॉन एन बी, तो 1/√2 आ जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया सभी को? अगर किसी ने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा तो उसे नंबर मिल गए होंगे, लेकिन जब वो आंसर की करेक्ट कर रहे थे ना, तो फिर बाद में जब फाइनल आंसर की है उसमें उन्होंने, अगर बच्चों ने चैलेंज किया होगा ना तो डी को आंसर मान लिया होगा, तो सी वालों को गलत हो जाएगा। फिर जब कोई भी जब आंसर की आती है ना उसके बाद उसे चैलेंज करने का भी तो आता है ना, कि मान लो कि जैसे आपने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट किया, आपने डी लगा के आए, और कोई बच्चा क्या करा, उसने केवल एन बी अपॉन एन ए √2 निकाल के उसने सी लगा दिया, कमीशन ने सी मान लिया। फिर आप उसे चैलेंज करोगे तो फिर फाइनल आंसर की में डी को आंसर मान लेंगे, सी वालों को नंबर नहीं मिलेंगे, डी वालों को मिल जाएंगे। फिर तो ऐसे समझ रहे हैं बात को? इसके अलावा इसमें इस तरह का कोई और है क्वेश्चन क्या? जो स्नेल का जो नियम है ना, इसमें रेलवे वाले जिस पेपर में ऑप्टिक्स पूछता है, जैसे रेलवे ग्रुप डी में ऑप्टिक्स पूछता है, जैसे आपसे एलपी में टेक्नीशियन, एलपी में सीबीटी 1 में पूछेगा, ये टेक्नीशियन वाले में तो पूछेगा ही पूछेगा, ग्रेड 3 वाले में, है ना। ग्रेड 1 में तो नहीं है ऑप्टिक्स सिलेबस में, खैर वो बात अलग है। तो जिसमें भी सिलेबस में है उसमें रेलवे वाले ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको सर ढंग से समझना है। आपको पहले समझो कि हमें स्नेल का नियम लगाना कब है। हम स्नेल का नियम तब लगाएंगे जब लाइट हमारी एक से दूसरे मीडियम में जारी होगी, तो हम चुपचाप साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 लगा लेंगे। बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो समझ नहीं पाते कि n2 क्या है और n1 क्या है। भैया n1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक और n2 है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी दूसरे मीडियम का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसे ऊपर लिखेंगे और पहले वाले को लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने क्या बोला आपसे कि आप पहले देखो कि आपसे पूछ क्या रहा है और आपसे निकल के क्या है। इस क्वेश्चन को दोबारा आज की क्लास आप कम से कम 1 से 2 बार और जरूर देखना, फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में सर, आज की क्लास शानदार रही। मुझे लगा कि कह रहा है कि जी कुछ और लिखना चाह रहा है।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में सब भाई पढ़ के आना। कल की क्लास अगर पढ़ के नहीं आओगे दिक्कत होगी, क्योंकि जब मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ेंगे। उसके जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो स्नेल का नियम ही लगाया जाएगा वहां पे। अगर आपको स्नेल का नियम लगाना नहीं आ रहा होगा ना तो फिर आप क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसे पढ़ के आना जरूर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।